मीडियम वेव 546.45 मीटर पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, जोहार। मैं आलोक कुमार, पीजीटी राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय मेराल से मैं आज आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति की जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सत्ता का स्वाद चखा। यह कहानी एक ऐसे साम्राज्यवादी सम्राट की जिसने अपने साहस, वीरता और पराक्रम से भारत की सीमा को अफगानिस्तान तक पहुंचाया था। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे प्राचीन भारत का सबसे महान राजा कहा जाता है। यह कहानी है एक ऐसे शासक की जिसके शासनकाल को इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसकी लोकप्रियता भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैली थी। यह कहानी एक ऐसे शासक की जिसे देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। हाँ बच्चों, इतना ही नहीं, यह कहानी एक ऐसे राजा की जिसके सम्मान में राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, यह कहानी मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक की है। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार की तरह अपने साम्राज्य की सुरक्षा और दक्षिण भारत से व्यापार की इच्छा हेतु 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ये महागाथा आरंभ होती है कलिंग विजय से। तो चलिए बच्चों, वर्तमान के कालखंड की सीढ़ियों से उतरकर उस कालखंड में जहां से क्रूर अशोक धम्म अशोक बने। अहंकार के मद में चूर कलिंग के सैन्य शक्तियों को नजरअंदाज करते हुए अशोक ने आक्रमण तो कर दिया, किंतु कलिंग की सेना ने मगध की सेना को धूल चटा दी। कलिंग के सेनानायक भीमदेव ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर मगध के सेनापति को घेर कर मारा और तो और उसे अधमरी हालत में एक चुनौती भरी पत्र के साथ मगध भेज दिया। पत्र में किसी भी हालत में सुगत्र को नहीं लौटाने और शरणागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने की बात लिखी। पराजित सेनापति की ऐसी दुर्दशा देखकर अशोक क्रोध से जलने लगा, उसकी आंखों से लहू उतरने लगा। अशोक ने अपने 4 लाख विशाल सेना के साथ कलिंग की ओर चल पड़ा। जैसे ही कलिंग के लोगों को इसकी सूचना मिली,
सभी भयभीत होकर कलिंग से पलायन करने लगे। मगध की सेना ने कलिंग वासियों को चारों ओर से घेर कर धावा बोल दिया। सेना ने पलायन कर रहे निरपराध कलिंग वासियों को क्रूरतापूर्वक मार डाला। कलिंग का महासमर दया नदी के किनारे धौली पर्वत श्रेणियों से घिरे रण क्षेत्र में हुआ। दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगे। चारों ओर रक्तपात और नरसंहार आरंभ हुआ। दृश्य ऐसा कि महाकाल भी कांप उठे। रक्त से भूमि ही नहीं बल्कि दया नदी का पानी भी लाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो नदी में जल की जगह रक्त बह रहा हो। मगध के निर्दयी सैनिकों ने कलिंग के गांवों में आग लगा दी, जिससे लहलहा रहे खेत खलिहान जलकर राख हो गए। कलिंग की सेना अंततः मगध के विशाल सेना के आगे टिक न सकी और देखते ही देखते रण क्षेत्र में लाशों का अंबार लग गया। कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। सुगत्र को बंदी बनाकर घसीटते हुए अशोक के सामने लाया गया। अशोक ने विद्रोही भाई को बड़ी निर्दयता पूर्वक मार डाला। मात्र एक राज अपराधी को शरण देने का परिणाम पूरे कलिंग को भुगतना पड़ा। अशोक की क्रोध की ज्वाला अब शांत हुई। तभी उसके सामने एक मां अपने गोद में 8 वर्षीय बालक का शव लिए उसके प्राणों को लौटाने का निवेदन करने लगी। अशोक निरुत्तर चुपचाप खड़ा रहा। वह मां की ममता भरी करुण चित्कार से पराजित हो गया। जैसे ही अशोक अपने घोड़े तक पहुंचा, सामने एक वृद्ध और असहाय आदमी अशोक के पैरों के नीचे गिरकर कहने लगा, राजन, मेरे कुल कुटुंब सब मारे गए। मेरा इस संसार में कोई नहीं। मैं आपसे जीवन नहीं, अपनी मृत्यु की भीख मांगता हूं। मुझे मृत्यु दे दो महाराज। महाराज, मुझे मृत्यु दे दो। अशोक कुछ और सोच पाता कि सामने शस्त्र उठाए हजारों विधवा महिलाएं अशोक की ओर आ रही थीं। अशोक तेजी से अपने घोड़े पर बैठकर रण क्षेत्र से नगर की ओर जाने लगा, परंतु युद्ध के चीख की गूंज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कलिंग का युद्ध अब खत्म हो चुका था, लेकिन अशोक के मन मस्तिष्क से युद्ध की चित्कार की गूंज नहीं जा रही थी। वह आत्मग्लानि की आग में जल रहा था। युद्ध तो वह जीत चुका था, लेकिन वह स्वयं से ही पराजित हो चुका। यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। अशोक ने शस्त्र का त्याग कर अहिंसा और परोपकार को अपना मूल धर्म बनाया। वह अपने जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार संहिता को प्रस्तुत किया, उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म का उद्देश्य बाहरी रूप से मनुष्य के आचरण को पवित्र बनाना और आंतरिक रूप से उसके आत्मा को शुद्ध करना था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए: धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रावण और धर्म उपदेश की व्यवस्था, लोक कल्याण के कार्य, धर्म लिपियों को खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार के लिए प्रचारक भेजना इत्यादि। बच्चों, यही कारण था कि अशोक को महान और राष्ट्रीय सम्राट कहा गया और भारतीय ध्वज में अशोक चक्र को शामिल किया गया। बच्चों, कहानी के अंत में अब आपसे 3 आसान सवाल। पहला, अशोक किस वंश के शासक थे? दूसरा, कलिंग का युद्ध कब हुआ? और तीसरा, अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया? मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। घर में रहें, स्वस्थ रहें। जय झारखंड। धन्यवाद।
इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रन तथा यूनिसेफ झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।